दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद। गुज़िश्ता दिनों 12 दिसंबर 2012 को एक क्लाइमेट समिट हुई दुनिया में। वो उसे नाम दिया गया क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020, जो 5th एनिवर्सरी थी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। उसमें ये हुआ इस बार कि दुनिया के सारे जो हुक्मरान थे और जो यूएन का हिस्सा हैं, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स जाहिर की और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने ये एक अपील इशू की और एक अपील भी की दुनिया को कि आप अपनी मुल्क और अपनी मुल्क की रियासतों में वो क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज करें और क्लाइमेट के मसले को जो है वो इम्पोर्टेंस दें, प्रायोरिटी दें और आने वाली नस्लों को, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं और जो इस वक्त लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसको जो क्लाइमेट के असरात हैं, मौसमियाती असरात हैं, उनसे बचाएं और माहौल को जितना साफ रख सकते हैं रखें। इस सिलसिले में हमारे दोस्त हुसैन जरवार और उनका इदारा इंडस कंसोर्शियम भी और सालों से हुसैन जरवार हमारे साथी हैं, इस पे काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी हुसैन के साथ डिस्कशन हुई कि दुनिया की एक न्यूज़ की तेज़ी में और एक न्यूज़ के रश में हम हमारे यहाँ सियासत छाई हुई है, दुनिया के कई मामला छाए हुए हैं, मगर हम लोग जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी उस क्लाइमेट को खिताब किया और कुछ कमिटमेंट्स का भी ऐलान किया उन्होंने। इस हवाले से भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले हुसैन आप मुझे बताएं कि इस क्लाइमेट का जो मकसद था वो क्या था और उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स और जो ऐलान आता है वो उसके उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे इनवाइट किया कि हम जो है वो इस वक्त रिसेंट जो क्लाइमेट समिट हुई है 12 दिसंबर 2020 को, उसके जो ऐलानात या उसका जो पर्सपेक्टिव है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से हम बात करें। तो ये जो 12 नवंबर को जो हुई है समिट हुई है, उस समिट, हाँ, दिसंबर में जो समिट हुई है उसकी इंपॉर्टेंस इस हवाले से है कि ये बेसिकली 5th जो एनिवर्सरी थी वो थी पेरिस एग्रीमेंट की। और आपको पता है कि पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट समिट निगोशिएशंस जो स्टेट्स के दरमियान काफी अरसे से हो रही थी, उसको फाइनल, उसको शक्ल देने में और एग्रीमेंट करने में पेरिस एग्रीमेंट का जो है वो बहुत बड़ा आप कंट्रीब्यूशन आप समझेंगे है, जहां पे तमाम स्टेट्स ने आके मुत्तफिक हुए कि क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया का एक सबसे बड़ा मसला है और उसे एड्रेस करने के लिए तमाम जो स्टेट्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगी। तो उस पेरिस एग्रीमेंट की के जो मकासद थे, उन मकासद को रीअफर्म करने के लिए ये क्लाइमेट समिट जो है वो हुई है। और उसमें पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक के लोग हैं या उनकी जो स्टेट्स हैं, उन्होंने दोबारा उन कमिटमेंट्स को दोहराया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी रिसेंटली जो समिट हुई है, तो उसमें 6 मेन आप समझे कि नुकात हैं जिन पे बात की गई है, जिस पे एग्रीमेंट की गई है या एम्फेसिस किया गया है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए किन नुकात पे जो है वो काम होगा। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उन्होंने इस पे फोकस किया और अपनी स्पीच में भी इन चीजों को दोहराया। और उसके बाद बाकी जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी उस कमिटमेंट में अपने ऐलानात किए। तो 6 नुकात में से पहला जो नुक्ता है वो ग्रीन ग्रीन जॉब्स का है कि दुनिया में अब जितनी भी जॉब्स होंगी वो ग्रीन जॉब्स होंगी। उसका मतलब यह है कि कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी जो कि क्लाइमेट चेंज को मतलब कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, या एक ऐसी जॉब आप क्रिएट करें जो कि इमिशंस क्रिएट कर रही हो, जो कि क्लाइमेट का सबब बन रही हो, सादा अल्फाज में हम कहें। तो इस तरह की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनको खत्म करके ग्रीन जॉब्स, उसका मतलब यह है कि जो जॉब या जो शोबा जो है वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बल्कि क्लाइमेट चेंज में को रिकवर करेगा, तो उसके अराउंड होंगी। दूसरी चीज ये है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें 3-4 हैं। एनर्जी सेक्टर सबसे बड़ा है, जिससे इंडस्ट्री चलती है, जिससे आपकी जो हाउस होल्ड नीड्स हैं वो पैदा होती हैं, उस पर बड़ा उनका फोकस था। ट्रांसपोर्ट दूसरा सेक्टर इसमें आता है,
और उसके बाद और भी चीजें आती हैं। दूसरी जो पॉइंट थी वो नो बेल आउट फॉर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का एक मेन रीजन जो है वो इंडस्ट्रियल यूरोप से शुरू हुआ, जहां पे इंडस्ट्री आई, जिसकी वजह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सिटीज में और मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो पूरी उसके लिए जो एनर्जी थी वो कोल के जरिए आई, ठीक है ना। तो अभी बिल्कुल फोकस उन्होंने कहा है कि वो इंडस्ट्रीज जो कि पोल्यूशन पैदा करती हैं उनको कोई बेल आउट नहीं दिया जाएगा और उनके साथ सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। तीसरी चीज ये कही गई है कि एंडिंग फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ऐसी सब्सिडीज जो कि ऐसे शोबों में दी जाए जो कि फॉसिल फ्यूल पैदा करती हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होती है, तो ऐसे सेक्टर्स को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी जो कि कंट्रीब्यूट करें क्लाइमेट चेंज का। चौथी पॉइंट है कि क्लाइमेट के जो रिस्क हैं उसको निपटने के लिए तमाम ममालिक को फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है ना वो क्लाइमेट एडाप्टेशन, मिटिगेशन और इन चीजों के लिए जो है वो किए जाएंगे। और पॉलिसी डिस्कशंस के पॉलिसीज के जरिए पॉलिसीज वो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होती हैं कि आप अपने मुल्क में किसी भी इशू को एड्रेस करने के लिए कौन सी पॉलिसी अख्तियार करेंगे, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि फोकस किया जाए। और उसके अलावा वर्किंग टुगेदर, मिल के काम करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज ग्लोबल है। अगर एक मुल्क क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए जर्मनी ने जैसे 2030 तक तमाम अपने कोल एनर्जी जो सोर्सेज हैं उनको खत्म करने का ऐलान कर दिया, कोल एग्जिट कर रहे हैं, यूरोप के कई ममालिक कर रहे हैं, लेकिन अगर चाइना या दुनिया के दूसरे ममालिक या थर्ड वर्ल्ड के डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कोल पे जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज जो है बेहतर नहीं होगी। तो वर्किंग टुगेदर से यह है कि तमाम ममालिक मिलकर इस पे काम करें। और जो आखिरी चीज है नो लीव बिहाइंड, के मतलब कुछ मुल्क जो है ना वो क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट भी नहीं करते लेकिन उन पे बहुत ज्यादा असरात हैं, उनको छोड़ नहीं सकते, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और आपको पता है कि दुनिया का पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन तो 1% भी नहीं है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन पाकिस्तान 5वां वल्नरेबल तरीन कंट्री है दुनिया में। जितने भी 200 से ज्यादा स्टेट्स हैं उनमें से पाकिस्तान 5वें नंबर पे है जिसको क्लाइमेट चेंज का खतरा होता है। तो इन चीजों पे जो है वो फोकस किया गया है क्लाइमेट समिट में। अच्छा, मैं इसमें एक बड़ी एक चीज सोच रहा था कि जैसे क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैंने एक फिक्रे पे ध्यान दिया कि सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जो मुल्क और मुल्क में शामिल रियासतें हैं, स्टेट्स का लफ्ज उन्होंने यूज किया कि वो लोग इमरजेंसी, मिसाल 18वीं तरमीम के पास अगर सिंध क्लाइमेट की इमरजेंसी लगाना चाहे कि भाई या हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है या सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारे हैं और वो काम करना चाहें इंडिपेंडेंटली और एक रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से देना चाहें, तो खुद सिंध के बहुत से इलाके हैं जो हमारे सी इंक्लूजन हो रहा है या पूरे सिंध में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उसको कोई प्रोटेक्शन हासिल हो, ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, तो इस हवाले से जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है तो उस हवाले से आप समझते हैं कि जो हमारे पास कंट्री वाइड जो कमिटमेंट है, रियासत और हुकूमत संजीदा है आपके ख्याल में? जी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तो इस हवाले से काफी अच्छा काम है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट के फौरन बाद पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने फेडरल लेवल पे क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है ना वो फेडरल लेवल पे बनाई। ये पाकिस्तान पहला कंट्री था, तो बड़ी अच्छी ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ। तो ये है कि ये एक बहुत अच्छी संजीदा कोशिश थी। और उसके बाद ये है कि क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी भी फेडरल लेवल पे आ गई। लेकिन आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो क्लाइमेट चेंज है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, दूसरी सब्जेक्ट्स के तरह। तो जो फेडरल क्लाइमेट मिनिस्ट्री है वो बेसिकली पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है ना उन कमिटमेंट्स पे काम करती है और सूबों के दरमियान माबैन कोऑर्डिनेशन का काम करती है। जो फेडरल क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का काम इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो सूबाई जो महकमे उनका है। अब उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे सूबे जो है वो थोड़ा सा इस बात में पीछे है कि किसी सूबे में अभी तक क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी मौजूद नहीं है, किसी में भी नहीं है। और हमने तो पंजाब में भी काम किया था, सिंध में भी काम किया, लेकिन वो पॉलिसीज जो है ना वो फाइनल नहीं हुई। उसके बाद आप देखें क्लाइमेट चेंज जो है ना वो उसका वो इंटरलिंक्ड है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ।
इंडिपेंडेंट मतलब अकेला नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे उसका एग्रीकल्चर के साथ भी ताल्लुक है, वहां पे आप क्लाइमेट चेंज और एडाप्टेशन की जो है वो स्ट्रेटेजीज ले आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। वाटर के साथ भी उसका ताल्लुक है, लाइवलीहुड के साथ भी उसका ताल्लुक है, एनर्जी सेक्टर के साथ भी उसका ताल्लुक है, तमाम महकमों के साथ, डिपार्टमेंट के साथ इसका ताल्लुक है। जब तक एक मना आप समझें कि एक इंटीग्रेटेड कोई पॉलिसी या इंटीग्रेटेड एक अप्रोच नहीं होती, तब तक जो है ना वो चीजें इंप्रूव नहीं हो सकती। तो इस वक्त तक जो हमारे प्रोविंसेस हैं जी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंशियल लेवल पे एक डिजास्टर मिटिगेशन प्रोग्राम होता है कि और हर डिस्ट्रिक्ट को ये कहा जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो डिजास्टर का प्लान है ईयरली वो बनाए। वो भी मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं हो रहा। अच्छा, मैं जो प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया है वो आपने बताया कि आपके पास उनकी जो क्लिप है जो उन्होंने कमिटमेंट की है, अगर हम वो चला दें और वो हम हमारे नाज़रीन देखें, हमारे दोस्त देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की है, क्योंकि लोगों ने, बहुत से लोगों ने वो स्पीच नहीं देखी। इंडस कंसोर्शियम के पेज पे भी वो पढ़ी है, मैंने वो देखी है। आप अगर आपके पास है तो वो चलाएं तो फिर हम उस पर बात करें। जी, मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करता हूं ताकि वो हम देख सकें और फिर हम उस पे जो है वो बात करेंगे कि जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं, उसको थोड़ा सा हम जो है वो देखेंगे। बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये दोस्तों, ये है इमरान खान साहब, वजीर आजम ने वो जो क्लाइमेट समिट है उसमें। जी, इमरान खान साहब ने जो है वो, जी बिल्कुल, उन्होंने जो है वो आप देख सकते हैं, आपके पास शेयर हो रही है स्पीच। अभी अभी आपने शायद क्लिक नहीं की, ये तो शायद गूगल का पेज खुल रहा है। अच्छा, मैं अभी जो है ना उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। तो बेसिकली वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि हम उसको थोड़ा सा देख सकें और उसकी रोशनी में देखें कि हमारी गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं वो क्या हैं। जी बिल्कुल, ये अब वो स्पीच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सतार देख रहे हैं आप? ये आज Pakistan country's contribution global emissions is less than 1%. Yet, and sadly, we are the fifth most vulnerable. स्क्रीन नहीं आ रही थी? नहीं, स्क्रीन आ रही है मेरे पास, मगर वो उसकी जो ऑडियो चल रही है, वीडियो नहीं चल रही उसे। अच्छा, वीडियो नहीं चल रही। मैं एक दफा दोबारा हम कोशिश करते हैं ताकि जो है ना हम उसको देख सकें। Bismillahirrahmanirrahim. पिछली बार Mr. Chairperson. शेयर की थी मेरे ख्याल से डेस्क। जी, पिछली मर्तबा जो है वो शेयर हुई थी, कोई टेक्निकल इशू। एक दफा मैं अगेन ट्राई करता हूँ ताकि हम अगर उसको देख सकें। और तो यह है कि Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Chairperson, Pakistan is the country whose contribution to global emissions is less than 1%. सतारा आ रही है, शो रही है? ऑडियो चल रही है। अच्छा, ऑडियो चल रही है। मेरे ख्याल में इसमें कोई जो टेक्निकल इशू है या क्या है जिसकी वजह से वो नहीं हो रही। हालांकि हमने पहले इसको देखा भी था। और आप अगर कहें तो मैं इसे अपने फेसबुक से चला सकता हूँ। आप देखें, वहां से अगर चल जाए तो आप वहां से चलाएं। तो यह है कि फिर हम उसको देख लें। तो स्क्रीन शेयर पे होगा वो। एक मिनट, मैं इसको। Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Chairperson, Pakistan is the country whose contribution. जी, सतार आ रही है? इसमें नहीं आ रहा, मेरे पास नहीं आ रहा शायद। ठीक है, वो ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। आप बताएं कि वजीर आजम ने जो स्पीच की है वो उसमें कौन कौन सी कमिटमेंट की है, उसके हवाले से आप थोड़ा बताएं। जी, मेरे ख्याल में जो वजीर आजम की स्पीच है वो ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान में। और ये काफी इस पे बड़ी डिस्कशन भी होती रही है पिछले दिनों। और आपको पता है कि सिंध में भी काफी जो है ना वो
इस पे बात होती रही है। और हमारे यहाँ भी क्योंकि कोल एनर्जी जो है वो सिंध गवर्नमेंट और एंग्रो का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसके जरिए एनर्जी प्रोड्यूस भी हुई है और वो मेन हमारी जो उसमें है सिस्टम उसमें चली भी गई है। तो वजीर आजम ने जो 3 अनाउंसमेंट्स किए हैं, 3 ऐलान किए, वो बड़े ब्रेक थ्रू हैं। उसमें से एक ये है कि वजीर आजम ने कहा है कि जो 2030 तक पाकिस्तान में 60% ऑफ द एनर्जी मिक्स जो है, जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से हम करते हैं, वो क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस होगा। और वजीर आजम ने अपनी स्पीच में कहा है कि 2 अप्रूव्ड कोल के प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ड थे वो हमने जो है वो रोल बैक कर दिए हैं। तो हम जो है वो क्लीन एनर्जी पे जा रहे हैं और अब हम फर्दर जो है वो कोल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन पे हम काम नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट उनका मैसेज है। दूसरा उनका मैसेज ये है कि उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है उसमें 30% ऑफ द जो इलेक्ट्रिसिटी है अपना व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। मेरे ख्याल में ये भी एक ब्रेक थ्रू है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी पे, और हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ जगहों पे जो है ना वो स्टार्ट भी हो गया है काम। 1-2 जगहों पे खुद मैंने विटनेस भी किया कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पे गाड़ियां जो है वो आ गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। और जी इस्लामाबाद में और लाहौर की तरफ जो है ना वो हमने देखा है। तीसरा चीज जो उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा है कि अगले 3 सालों में 10 बिलियन ट्रीज जो है ना वो दरख्त लगाए जाएंगे। तो ये 3 बड़े ऐलानात उन्होंने किए हैं क्योंकि दरख्त जो है उनकी तो बड़ी अहमियत है और उसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी अहमियत है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज जो है वो उन्होंने कहा है कि जो कोल के प्रोजेक्ट्स उन्होंने अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वापस कर दिए हैं और 60% ऑफ द एनर्जी जो होगी 2030 तक वो हम क्लीन एनर्जी पे ले आएंगे। वो इम्पोर्टेंट ऐलान है। मैं खुद वजीर आजम के इस ऐलान की एक तो खुशामदीद कहूँगा उनके इस ऐलान को, मगर मैं उस पर थोड़ा हूँ कि वो कौन से 2 कोल हैं जिनके वो वापस किए गए हैं। और आपको पता है कि जो थरकोल है उसके जो 6 ब्लॉक्स हैं और 16 ब्लॉक्स हैं। 16 में से जो है 2 ब्लॉक्स पे काम शुरू हुआ है, मगर एक ब्लॉक जो है उसमें जो है 200 साल के कोल के जखायर हैं। और उस पर अगर काम शुरू हो, क्योंकि आपको पता है कि एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, उसमें ये कहा जाता है कि यूरोप ने, अमेरिका ने और दुनिया के बड़े मुल्कों ने जब तरक्की कर ली तो हमारे पास कोल जो है वो जब आया है तो दुनिया की जो इस किस्म की जो समिट है वो उस पर बंदिश लगा देंगी। इस किस्म के मसाइल हैं। मगर वजीर आजम ने जो कमिटमेंट की है तो मेरा ख्याल नहीं है कि 2030 तक पाकिस्तान इस कमिटमेंट को आ जाए कि भाई कोल की एनर्जी से हाथ उठा के को सोलर या विंड पे चले जाए या जो एमिशंस करती हैं, क्लाइमेट पे इम्पेक्ट करती हैं जो एनर्जी, उनको वो कर दे। अगर हाँ बैनुल अक़वामी बंदिश आ गई फिर तो शायद कोल पे भी काम बंद हो जाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी मेरा ख्याल है कि सिर्फ कोल नहीं है, कोल है, एटॉमिक है, ये दोनों है, ठीक है ना। तो एक और प्लांट लगा, हाँ जी तो इन दोनों पे ऐलान हुआ है कराची में। जी जी तो वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो है ना उन सब पे जो है ना वो हमारी गवर्नमेंट काम करेंगे क्योंकि एनर्जी मिक्स के डिफरेंट सोर्सेज हैं। कोल तो अभी रिसेंटली आया है, एटॉमिक ज्यादा था, फिर हाइड्रो जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है उस पर भी बड़ी जो है ना कंट्रोवर्सीज मौजूद है। बिजली हाइड्रो हम थोड़ा दोस्तों के लिए, हाँ जी तो यह है कि मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो कि डैम्स के थ्रू बनती है। तो यह है कि मुख्तलिफ सोर्सेज हैं और फिर विंड भी है, जैसे हमने झम्पीर अपना विंड कॉरिडोर भी देखा है, ठीक है ना। और तो यह है कि इस तरह से मुख्तलिफ क्लीन के मैंने सबसे बड़ा जो है वो विंड है, फिर सोलर है। इनको अगर प्रमोट किया जाए और पाकिस्तान में पोटेंशियल भी बड़ा मौजूद है इसका, ठीक है ना, सस्ता भी है। अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज दे, जैसे सोलर है, लोगों ने अब बिजली दूसरे सोर्सेज से बिजली छोड़ के खुद अपने ही सोर्सेज से जो है ना सोलर के जरिए बिजली जो है ना वो अपने घर की पैदा करना शुरू कर दिया है। तो उसमें अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे तो उस पे ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे बोझ भी उसका नहीं पड़ेगा और लोग जो है ना वो छोटी छोटी कंपनीज या छोटे छोटे जो ग्रुप्स ये सोलर का काम कर रहे हैं उनको अगर सब्सिडी दी जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एनर्जी का ये मसला जो है ना वो हो सकता है। तो लेकिन हम वजीर आजम के जो ऐलान है ना उसको वेलकम करते हैं। मेरा ख्याल में ये एक ब्रेक थ्रू है
और वजीर आजम के इस ऐलान को, इस कमिटमेंट को हम इन्वायरमेंट पे काम करने वाले लोग, सिविल सोसाइटी के लोग इसकी भरपूर हिमायत करते हैं और हम कहते हैं कि वजीर आजम जो है इस काम पे बिल्कुल जो है वो तवज्जो दें और जो उन्होंने ऐलान किया हम उनके साथ हैं। बहुत। और जो इलेक्ट्रिसिटी में इसमें थोड़ा आपका एक छोटा ओपिनियन सब्जेक्ट से हटके चाहूंगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कार्स जा रही हैं और दुनिया की जो ज्यादातर एनर्जी अगर इलेक्ट्रिसिटी सोलर पे चली जाएगी, तो आप समझते हैं कि ये जो फ्यूल इकोनॉमी है ये आगे चल के जो एक हटी है माफिया भी है फ्यूल की पूरी दुनिया में, तो आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट को फायदा होगा और फ्यूल इकोनॉमी का दौर आगे चल के चला जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखेंगे कि वक्त के साथ जो है ना वो काफी जैसे नेचुरल तरीके से जो मतलब हमारे यहाँ चीजें पैदा होती हैं, जैसे विंड है, सोलर है, तो उसके जरिए एनर्जी आएगी तो एक उसका इन्वायरमेंट पे असर होगा और इन्वायरमेंट अच्छी होगी तो आपकी सेहत पे अच्छा होगा, अच्छी होगी, सेहत के मसाइल आपके हल हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, नेचर बेहतर हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो फ्यूल माफिया है जो कि पूरे कंट्रोल किए हुए हैं और आपको पता है कि ये आलमी जंगे तेलों पे, तेल की वजह से हुई हैं और इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया के खितों में जाके हमले करती हैं और वहां पे जो कब्जे करती हैं। इराक का एग्जांपल आप ले लें, मिडिल ईस्ट का आप देखें, मुख्तलिफ जगहों पे जितनी भी वो झगड़े हैं ये सारे रिसोर्सेज के हैं। तो मेरे ख्याल में फिर इसकी अहमियत फ्यूल की जो है वो काफी कम हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया हुसैन। और एक हमारा छोटा सा डिस्कशन था कि क्लाइमेट समिट जो एमिशन समिट हुई है 2020 उसके बारे में हम डिस्कस करें और ये छोटे छोटे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, समाजी इश्यूज हैं, इस पे अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते रहें और न्यूज़ के इस रश में अगर हम थोड़ा सब्जेक्ट से हट के इस पे बात करें तो जो हमारे सुनने वाले हैं या हमारे जो दोस्त हैं तो उनके लिए ये एक हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव ये चीजें हो तो बहुत रहेंगी। बहुत शुक्रिया हुसैन और इस हवाले से हम राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन। बहुत